आज मैं पढ़ाने जा रहे हैं लूसेंट का जो साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लूसेंट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे किस तरह कवर करते हैं, कैसे कवर किया जाता है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम लूसेंट से आए हैं, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और पूरा समझें, तभी समझ में आएगा कि वीडियो क्या है, कैसे वीडियो में क्या लिखा हुआ है। तो आइए अब हम ये सभी एग्ज़ाम के लिए, ऐसा नहीं कि ये मैट्रिक इंटर लेवल के लिए या कि पर ग्रेजुएशन, इस सब के लिए, इस सब के से कोई मतलब नहीं। ये पूरा थीम का है, ये पूरा सबके लिए है। इसमें बैंक, एसएससी, रेलवे जो भी है सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, समुद्र तल पर जी का परमाणविक मान होता है। जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। जी का मान होता है तो क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम अगला वीडियो में फिर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक चीज़ देखिए, एक चीज़ नोट दिया हुआ है इसमें एक नोट दिया हुआ, क्या, इसको थोड़ा सा गौर कर लें। एक तो आंसर तो ठीक है इसका कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ एक नोट में जी का मान परमाणविक मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। यह मान समुद्र तल तथा 45 डिग्री अक्षांश पर होता है। कहाँ पे होता है? यह जो है समुद्रीय तल पे होता है, या तो 45 डिग्री अक्षांश पर होता है। अक्षांश मतलब ये ऊपर, या तो धरातल पे समुद्र तल पे होगा या तो अक्षांश पे होता है। बस ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? आंसर है, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, केवल 1, केवल 2 या 1, 2 दोनों। तो डी नंबर दिया है कि उपर्युक्त कोई नहीं, या तो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होना चाहिए, या तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, केवल एक नंबर का ऑप्शन होगा, या तो इसमें केवल 2 का है, या 1, 2 दोनों है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है। इसीलिए इसमें जो है डी नंबर आंसर सही होगा। क्या सही होगा? डी नंबर सही हो जाएगा। सॉरी, सी नंबर। पृथ्वी अपने, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः वर्तमान गति से कितना गुना अधिक से घूमने लगती है ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 17 गुना। कितना होगा? 17 गुना। अब इसमें भी एक नोट दिया हुआ है, एक नोट इसमें भी है, ये नोट है, इसे ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है, और घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, या तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? शून्य होता है, परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तित होता है, या कोई नहीं होता है। तो इसमें सी नंबर सही होगा, अपरिवर्तित होता है। क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। पृथ्वी का पाललिया
पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग है, क्या है, पृथ्वी का पलायन वेग। ऑप्शन नंबर 1 है 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है 15.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी नंबर है 12.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी नंबर में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये डी नंबर सही होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। सॉरी, इसमें एक नोट है, नोट को थोड़ा सा देख लीजिए। यदि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या उससे अधिक वेग पर ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वह वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगा। देख लें, अगर कोई भी वस्तु को हम, क्या लिखा हुआ, यदि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को, ये एक तरह का पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा, कितना किलोमीटर तक, कितना मीटर तक, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तक, वह वस्तु क्या है, वहां से ऊपर से नीचे की ओर नहीं आएगा। मेरे पास ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बोर्ड नहीं है, हम जो है ऑनलाइन स्क्रीन पे ही पढ़ाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्क्रीन पे तो कोई चीज़ से लिख नहीं पाते हैं, तो हम कर्सर से ही लिखते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और समझें। जिस तरह जैसे भी मुझे बोर्ड आएगा तो हम बोर्ड लगाएंगे, और बोर्ड से जब पढ़ाने लगेंगे तो पूरा विस्तार से हम बताएंगे। तो चलिए अगला वीडियो हम देखते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होता है, समयावधि, उसका जो समयावधि था वह क्या होता है, समय मतलब समय की अवधि, समयावधि मतलब समय की अवधि। कोई भी सामान को अगर चंद्रमा पर ले जाते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा तक जाता है, तो उसका जो समय अवधि है वही चीज़ को मान रहे, वही में इसमें दिया है कि पेंडुलम एक पिंड है, जगह है, वहाँ से चंद्रमा पर ले जाने की जो समय अवधि है उसी को बोल रहा है। तो क्या होता है उसका समय अवधि, घटेगा, 1 नंबर ऑप्शन है घटेगी, 2 नंबर में बढ़ेगी, सी में होगी 0 हो जाएगी, 4 में डी, तो यहाँ बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। किसी भी तुल्यकाली है उपग्रह, कोई भी एक ग्रह है, उपग्रह कोई भी एक उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह की पृथ्वी की सतह, उपग्रह जो है उनका पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है। ये उपग्रह है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इससे कितना सतह ऊंचाई होगी उसका, ठीक है, तो कितना होगा। चलिए हम देखते हैं क्या होता है आंसर इसका। 3600 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 3,60,000 किलोमीटर, यहाँ है 36 लाख किलोमीटर, तो ये होता है 36,000 किलोमीटर। कितना होगा, 36,000 किलोमीटर होगा ये। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसमें एक नोट भी है थोड़ा सा, इसको भी देख लेते हैं। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होता है। तुल्यकाली उपग्रह का प्रयोग रेडियो एवं टीवी प्रसारण में, दूर संचार में, मौसमी संबंधी भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। इसके लिए क्या जाता है, मौसम समय। ये आप एक चीज़ देखे होंगे कि गूगल पे आप सर्च कीजिएगा कि आज का मौसम, तो वो बताता है कि आज का मौसम क्या है, क्या कारण से बताता है। यही है तुल्यकाली उपग्रह ही की परिक्रमा की अवधि जो 24 घंटा के भीतर होता है, उसी के कारण वह होता है, उसी के कारण वो होता है, और भविष्यवाणी बताई जाती है उसी के कारण। बस यही तुल्यकाली ही एक ऐसा दूरसंचार है जिसे 24 घंटा के अंदर ही आपका पूरा जो
लोकेशन है उसका जो जो वेट है उस पर पूरा डिग्री सेल्सियस बारिश है या नहीं ये सब बता दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति के से संबंधित नियम। ग्रहों की गति से संबंधित नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? चलिए देखते हैं कौन सा वैज्ञानिक दिया है। एक नंबर में है न्यूटन, बी में है अरस्तु, सी में है केपलर और डी में है आर्किमिडीज। तो इसका क्वेश्चन सी नंबर सही हो जाएगा, केपलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव की पांचवी अवस्था निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? द्रव्य की पांचवी अवस्था निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? एक नंबर में है प्लाज्मा कहलाती है, दो नंबर में है बॉस आइंस्टीन संबंधी, सी में है क्रिस्टल, डी में है द्रव्य संघी। तो ये बी नंबर सही होगा, बॉस आइंस्टीन संघनी, बॉस आइंस्टीन संघनी। थोड़ा सा नोट दिया हुआ इसको भी हम देख लेते हैं। नोट को तो देखना जरूरी है, नोट बहुत बड़ा मायने रखता है। सामान्यतः द्रव में तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस हैं। कोई भी द्रव अवस्था है, कोई भी द्रव की अवस्था है उसमें तीन अवस्था होती है, एक ठोस होती है, एक द्रव होती है, एक गैस होता है। ठोस, द्रव, गैस आप लोग सभी जानते होंगे ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होता है और गैस क्या होते हैं। चलिए उतना विस्तार से नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा कम समय है इसीलिए उतना समय में नहीं जाएंगे। तो द्रव की चौथी अवस्था को प्लाज्मा होता है। द्रव जो है, द्रव में तीन अवस्था होती है, एक ठोस, द्रव और गैस। और द्रव की चौथी जो अवस्था जो बहुत कम उपयोग किया जाता है उसका नाम है प्लाज्मा होती है। और पांचवी अवस्था बोन आइंस्टीन संघनी कहलाता है। ये पांचवी तो बहुत आदमी जानते ही नहीं है, पांचवी अवस्था को बहुत आदमी जानते ही नहीं है। इसके नाम है बोन आइंस्टीन संघनी कहलाता है, जिसे सत्येंद्र नाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 में घोषणा की। कौन की थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने। कब की थी? 1924 ईस्वी में घोषणा की थी, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा 1995 में पूर्णतः सत्यापित किया। और इसे जो है ये 1924 में जो घोषणा की थी, इसके बाद 1995 में वैज्ञानिक ने उसे पूर्णतः सत्यापित किया कि ये द्रव सही में पांचवी अवस्था कहलाते हैं। तो तभी देखा गया कि द्रव की 5 अवस्था होती है, लेकिन अभी तक 3 ही अवस्था आप देखे होंगे, ठोस, द्रव, गैस। 2 अवस्था जो है वह दूसरा विभाग में बढ़ गई, एक चला गई प्लाज्मा में, वो दूसरा केमिस्ट्री में चला गया, और ये चल गई वैज्ञानिक द्वारा सत्यापित जो किया था ये आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, ये द्रव ही है, द्रव की 5वीं अवस्था ही ये दोनों भी है। तो वो 3 ही आप देखे होंगे अभी तक। तो चलिए हम अगला वीडियो फिर देखते हैं। सत्य आस्था की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृत की समानुपाती होता है। यह नियम है। ये कौन सा नियम है? ऐसे भी देखना चाहिए। तो हुक का नियम है, या चार्ल्स के नियम है, या बर्नौली के नियम है, या आर्किमिडीज का नियम है। तो यह है हुक का नियम। किसका नियम है? हुक का नियम। चलिए इसमें भी थोड़ा सा नोट दिया हुआ, इसको देख लेते हैं। यंग प्रास्थ्य अवस्था गुणांक पदार्थ की कठोरता में को दर्शाता है, अर्थात कोई पदार्थ कितनी आसानी से मोड़ा जाए या खींचा जा सकता है, यह यंग प्रत्यास्था गुणांक द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा? यंग प्रत्यास्था के द्वारा चलता है पता। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं में किसका यंग प्रत्यास्था गुणांक सबसे अधिक होगा? रबड़ का, स्टील का, हीरा, शीशा का। तो हीरा का जो है वह सबसे अधिक होता है। ठीक है, किसका? हीरा का। हीरा, स्टील, शीशा, रबड़। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। समुद्र में पलायन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? समुद्र में जो पलायन है, जो पलते हैं, और
करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो यह कितना होता है? 1/10 भाग। 1/10 भाग। पदार्थ का अपेक्षित घनत्व निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइड्रोग्रोमीटर, पैचुरीमीटर, एमिनोमीटर। तो यह मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर पर्यावरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये जो है ये उसी के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोमीटर जो है पर्यावरण के सिद्धांत पर ही आधारित है, इसीलिए हाइड्रोजन जो है पर्यावरण पर ही नापा जाता है। द्रव का माप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव, अब अभी देखे हैं इसे अगला थोड़ा देर पहले, 2 क्वेश्चन पहले में कि ठोस द्रव 3 प्रकार, ठोस द्रव गैस 5 प्रकार। एक ठोस द्रव गैस और एक घनत्व है और दूसरा है 5 तत्व। अभी तुरंत आप देखे हैं 5 नियम उनके। तो इसी में से एक ये है कि द्रव के ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं, पहले कम होगी फिर बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन बी आंसर सही होगा। इसका आंसर जो है बी नंबर सही है इसका, कम हो जाएगी। अब क्यों कम होगी, थोड़ा सा इस पर नोट दिया है, इसको फिर देख लीजिए आप। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन से पृष्ठ तनाव के उदाहरण हैं? पतली सुई का पानी पर तैरना। निम्नलिखित में से कौन पृष्ठ तनाव, मतलब किसका जो है पृष्ठ तनाव के उदाहरण है? तो कौन सा है इसमें देखते हैं उदाहरण कौन सा है। पतली सुई पर पानी पर तैरना, गरम सूत स्वादिष्ट लाना, साबुन के घोल के बुलबुला बड़ा बनाना, उपयुक्त सही। तो ये चारों सही, ये जो 3 ऑप्शन है ये तीनों सही है। इसमें सही हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन है प्राश्रव्य। प्राश्रव तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? 1 नंबर ऑप्शन है लोह चुंबकीय पदार्थ, 2 नंबर में है ताप विद्युत पदार्थ, 3 में है ताप विद्युत पदार्थ, दाब विद्युत पदार्थ, डी में है कोई नहीं। तो इसका सी नंबर सही होगा, दाब विद्युत पदार्थ। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? 1 नंबर में है एक्स किरणें, बी में है रेडियो तरंगे, सी में है प्रकाश तरंगे, डी में है सूक्ष्म तरंगे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा एक्स किरणें। कौन होगा? एक्स किरणें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन से तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? 1 में है एक्सरे, 2 में है सूक्ष्म तरंगे, 3 में है दृश्य प्रकाश, 4 में है ध्वनि तरंगे। तो इसमें हो जाएगा ध्वनि तरंगे। इसका आंसर होगा ध्वनि तरंगे। चलिए हम अगला वीडियो फिर देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? इसकी आवृत्ति, उसका आयाम, इसकी चाल, इसकी तारत्व। तो बी नंबर में इसका आयाम। क्या है? इसका आयाम। निम्नलिखित आवृत्ति परिसरों में, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आवृत्ति परिसरों में से कौन सा मानव कान के लिए संवेदी है? आवृत्ति परिसरों में कौन से मान जो है वह कान के लिए संवेदी हैं? आंसर है 0 से 200 हर्ट्ज, बी में है 20 से 2000 हर्ट्ज, सी में है 200 से 2 लाख हर्ट्ज और डी में है 2000 से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा आंसर, 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसमें एक लंबा सा नोट दिया गया है, ठीक है, लंबा सा नोट है, इसको थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। अभी हम
थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, कहीं जाना है हमको, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट में बना रहे हैं, नहीं तो विस्तार से बताते हैं इनको। अवसरय तरंग 20 SZ से कम होती है, इसे मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच की आवृत्ति वाले तरंगे होते हैं, जिसे मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। ये जो इतना है, इसे मनुष्य अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, ठीक है। 20 SZ से 20,000 के बीच में इसे अच्छे ढंग से सुन लेते हैं। और प्रसार तरंगे 20,000 SZ से अधिक आवृत्ति वाले तरंगे ऐसे मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। जब ये 20,000 SZ से अधिक होगा तो इसे कोई भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसका उपयोग सोनार, ECG तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है। जैसे अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड में अगर लाइट अच्छा नहीं रहेगा तो फिर अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड में लाइट अच्छा होना चाहिए, इसी में यह 20 SZ जो काम करता है, यही सब में काम किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें देखना है कि कौन सा मिलान गलत है। 1 नंबर में एक्स किरणें रोंटगेन, एक्स किरणें लगो ना, रोंटगेन, गामा किरणें बेकुरल, दृश्य विकिरण हर्शल, लघु रेडियो तरंगे हेनरिक। तो इसमें दृश्य विकिरण हर्शल सही होगा। कौन होगा? दृश्य विकिरण हर्शल। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 22 नंबर में। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा? अपवर्तित। आयतन 1 नंबर में, 2 नंबर में भार, 3 नंबर में द्रव्यमान, 4 में घनत्व। तो इसका आंसर घनत्व होगा। डी नंबर आंसर सही होगा इसका। 23 नंबर, चलिए हम 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? कम होगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। जब बर्फ स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है तो दाब बढ़ने पर, जब बर्फ दाब बढ़ता है, जैसे धूप अधिक लगता है तो वह क्या होता है? गलनांक उसका घट जाता है, मतलब वह गलना शुरू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 24। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? किसका है? 24 नंबर में पास्कल के नियम, बर्नौली के नियम, न्यूटन के नियम, आर्किमिडीज का नियम। तो ये है पास्कल का नियम। किसका नियम है? पास्कल का नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। लोलक की अपवर्त काल, टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड क्या होता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। 3 नंबर में लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। 3 नंबर में द्रव्यमान पर तापक्रम ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। समय के ऊपर निर्भर करता है। तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। क्या करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? आवर्तकाल क्या होगा? किसी सरल लोकल की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बी नंबर में 2% बढ़ा दिया जाएगा। यही होगा आंसर इसका। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द्रव दाब से। 2 नंबर बी में है रेडियोधामी से। सी में है प्रत्यवस्था से। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रत्यवस्था सही। सी नंबर क्वेश्चन सही हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक द्रव बूंद गोलियां आकार धारण कर लेती है, किस तरह का? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, उधर मुखी
प्रणोद के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। 30 नंबर क्वेश्चन है, तरंग की वेग v है और आवृत्ति क्या है? n है तथा तरंगदैर्ध्य क्या है? a है। ठीक है, में संबंध क्या है? इसमें संबंध क्या है? तो तरंगदैर्ध्य v बराबर होता है आवृत्ति n इंटू a, इसीलिए बराबर v बराबर हो गया na, v बराबर हो गया na। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, इसका ए नंबर सही हो गया, ए नंबर आंसर सही है इसका। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन नंबर है 31। वेंदुरोमीटर से ज्ञात की जाती है। वेंदुरोमीटर से क्या ज्ञात की जाती है? वायु की आर्द्रता, पवन की गति, द्रव्यमान की श्यानता, द्रव का प्रवाह। तो द्रव का प्रवाह किया जाता है इसे, डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगें संचारित होती है। यांत्रिक तरंगें संचारित होती है किससे होता है? केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में, उपर्युक्त सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। इसमें एक नोट है, चलिए नोट को देख लेते हैं थोड़ा सा। नोट है कि यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं, यांत्रिकी जो है तरंगे वे तरंगे हैं जो ठोस, द्रव एवं गैस में संचारित होती है। यह जो है, यह यांत्रिक तरंगे एक ऐसी तरंग है जो हर एक में मिल जाती है, ठोस में भी मिलती है, द्रव में भी मिल जाती है और गैस में भी वह मिल जाती है। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे जब चलना रहता है, ले जाना होता है, तो इसके लिए एक माध्यम होता है, जैसे चैनल होता है। जैसे पानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए चैनल की आवश्यकता होती है, उसी तरह इसमें इसका एक अपना चैनल होता है। जैसे नस, ब्लड जा रहा है तो एक जगह से दूसरे जगह नस के द्वारा जा रहा है ब्लड, उसी तरह इसमें होता है। यांत्रिकी तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये दोनों जो यांत्रिकी तरंगे और विद्युत तरंगे, इसमें जो है एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई चीज़ नहीं। यह तरंगे निर्वात में संचारित हो सकती है। निर्वात मतलब हवा, वायु में यह एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। वैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, जैसे एंटीना होता है, रेडियो तरंगे, वायरलेस, ये सब क्या है, इसी तरह ऐसे हवा में ही चलती है। उसमें कोई ऐसा मिसाइल नहीं है कि वायरिंग नहीं किया जाता है यहाँ से वहाँ तक। जैसे टावर है, यहाँ का टावर वहाँ के टावर को कैसे कैच कर लेता है, मोबाइल है, उसी तरह होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे की चाल होती है, या इसका चाल होता है 3 × 10⁸। निम्नलिखित में कौन सी तरंगे शून्य में संचारित नहीं हो सकती है? तो इसका होता है ध्वनि। यदि लिफ्ट से नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, अर्थात A बराबर G, तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा। बस यही 1 नंबर का ही आंसर होगा, देख लीजिए। निम्नलिखित में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अवरक्त तरंगे का। किसका? अवरक्त तरंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या प्रस्ताव? विद्युत चुंबकीय होता है। कौन होता है? सी नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है?
पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच संजयक बल, अणुओं के बीच असंजक बल, अणुओं के बीच गुरुत्वीय बल, अणुओं के बीच विद्युत बल। तो बी नंबर आंसर सही होगा, अणुओं के बीच संजक बल। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप, आप लोग लालटेन देखेंगे, पहले से 2-3 साल पहले लालटेन चलते थे, लालटेन आप लोग देखते होंगे। उसमें जो है लालटेन के जो तेल है, तेल नीचे रहते हैं, उसके बाती ऊपर रहते हैं, उसी बत्ती में आग लगी रहती है। उसमें तेल कैसे जाते हैं ऊपर? किस कारण से जाते हैं? दाब अंतरण के कारण से, संसेचक बल के, कैसिकीय घटना। तो यह कैसिकीय घटना के कारण जाती है, कैसिकीय घटना के कारण जाती है। पानी की बूंदे का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? कारण है पानी की बूंद जो है तेलीय, अगर कहीं पे आप तेल रख दीजिए, उस पर पानी गिरा दीजिए तो वह नहीं चिपकता है वहां पे। क्या कारण है? कारण है कि असंजक बल का अभाव, बी में है पृष्ठीय तनाव, सी में है आपस में नहीं मिल सकता, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है, नहीं, असंजक बल का अभाव रहता है, असंजक बल का अभाव रहता है, इसी कारण से। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाती है, अचानक लुप्त हो जाता है, तो निम्न में से कौन सा परिमाण सही होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। बी नंबर में वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। सी नंबर में वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा। डी नंबर में वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बी नंबर सही रहेगा इसका आंसर, बी नंबर आंसर सही रहेगा इसका। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन जो 41 के बाद 42वां क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हम अगला वीडियो आपको दे सकें।